Dear student standard 6, now we are going to study of chapter 5 major domains of the earth, second part. Earlier we have studied about lithosphere and continents. Just now we are going to study about hydrosphere. What is the hydrosphere? The earth is called the blue planet. More than 71% of the earth covered with the water and 29% is with the land. तो इस तरीके से हम देखें कि 71% जो है ये वाटर है और 29% जो है ये लैंड है. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड ऑल इट्स फॉर्म. इसमें जो वाटर वाला हिस्सा है तो इसमें रनिंग वाटर में ओशन है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं और आइस इन ग्लेशियर फॉर्म में है और अंडरग्राउंड वाटर है, वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में होता है. ये सारी चीज़ें ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. ये सारी चीज़ें मिलकर हाइड्रोस्फीयर का फॉर्मेशन करती हैं. मोर देन 91% जो है अर्थ्स वाटर फाउंड ऑन द ओशन. ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ वाटर, बचा हुआ जो वाटर होता है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर या फिर अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जाना जाता है. दैट्स वाई वी कॉल्ड द अर्थ एज ए ब्लू प्लैनेट. अब ओशियन की बात करते हैं तो ओशियन जो है मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर है और ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं. देयर आर 5 मेजर ओशियंस आर द सब 5 ओशंस हैं. ओशन के अंदर वेव्स, टाइड्स मतलब वेव्स का चढ़ना और उतरना, ये सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं. ओशियन में जो 5 हैं तो उसमें फर्स्ट है पैसिफिक, सेकंड वन अटलांटिक, इन द इंडियन ओशन, द सदर्न ओशन एंड द आर्कटिक ओशन. पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन. इज स्प्रेड ओवर द थर्ड ऑफ द अर्थ. ये 1/3 ऑफ द अर्थ का हिस्सा जो है ये पैसिफिक ओशन कवर करता है. जो मारिना ट्रेंच है ये डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इसी के अंतर्गत आता है. पैसिफिक ओशन ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है. एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ये सराउंड करता है, अर्थात ये घेरता है. सेकंड आता है अटलांटिक ओशन. ये सेकंड ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड. एस शेप में होता है और ये साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड से और यूरोप और अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों तक बहता है. जो थर्ड वन है वो द इंडियन ओशन है. ये नेम जो है कंट्री के नाम, अपने देश के नाम से ही है. द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है. नॉर्थ इट बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन द ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया. यानी 3 जगह से ये घिरा हुआ है. सदर्न ओशन encircle the continents of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude. लास्ट है द आर्कटिक ओशन. ये जो है आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल. इट कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन नैरो स्ट्रेच ऑफ शॉलो वाटर. ये जो है नैरो स्ट्रेच ऑफ शॉलो वाटर, इसका पानी जो है बहुत गहरा नहीं है. इट इज बाउंड विद द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. ये जो है नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया से को कनेक्ट करता है. नेक्स्ट थिंग है एटमॉस्फेयर. क्या है इसको देख लेते हैं. तो अर्थ सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस. अर्थ सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर.
इसमें इम्पोर्टेंट गैसेज आती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर तक का जो हिस्सा है ये एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इसकी लेयर्स भी होती हैं और इसमें ख़ास तौर से जो लेयर्स आती हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीसोस्फियर है। इसके बाद थर्मोस्फियर भी है और एक्सोस्फियर। एटमॉस्फियर इज कंपोज मेनली नाइट्रोजन। इसमें जो मेन गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। आप लोग जानते हो अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर नाइट्रोजन जो है वो 78% है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। बाकी अदर गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और भी 1% अदर गैसेज होती हैं। तो ऑक्सीजन देखते हैं कि ये जो हमारे ब्रीदिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है और नाइट्रोजन जो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है क्योंकि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 और वाटर की मदद से ये भोजन बनाते हैं पौधे। तो इस तरीके से ये जो डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है ये इसकी जो हाइट होती है 1600 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद बात कर लेते हैं बायोस्फीयर की। तो बायोस्फीयर जो है एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। एक नैरो जोन है जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलते हैं और जहाँ पे लाइफ संभव होता है, इसको हम जो है बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसमें बहुत सारी स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, ह्यूज मैमल्स, मैमल मतलब जो स्तनधारी वर्ग के हैं, इसमें मानव है, एलिफेंट्स हैं और दूसरे हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। ये सारी चीज़ें इस बायोस्फीयर पे सर्वाइवल होती हैं, यानी कि इनका डेवलपमेंट होता है। इस तरीके से मानव अपना सारा काम इसी बायोस्फीयर में रह करके संपन्न करता है और इसी पे ही आप देखेंगे कि अर्थ की सरफेस में चेंजिंग होती रहती है। उसमें नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण अर्थक्वेक का आना, वोल्केनोज, एक्सप्लोजन, ये सब चीज़ें होती रहती हैं और इसमें चेंजिंग भी होता रहता है। इसमें जो है अंडमान निकोबार का जो आइलैंड्स है हमारा है, ये सुनामी भी आती है इसमें। और ये जो है समर जो है अंडर वाटर, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। और ये ब्रिटिश पीरियड में जो काला पानी की सज़ा लोगों को दी जाती थी, तो लोगों को ये अंडमान निकोबार जो ब्रिटिश पीरियड का बनाया हुआ सेलुलर जेल है, वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डाल देती थी और वहीं पे वो जो है अपने जीवन के अंत तक वहीं रह जाते थे। इस तरीके से जो पॉल्यूटेड एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी लेयर इसी में पाई जाती है और इसकी डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ग्लोबल टेम्परेचर होता है और ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। जैसा आजकल देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की डेंसिटी बढ़ेगी तो जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पे ये कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस की वजह से ये सब वहाँ पे ब्लैक सब्सटेंसेस जमा होते हैं और जिसकी वजह से हीट बढ़ने लगती है और ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो हीमोग्लोबल होगा और जो एटमॉस्फेरिक बैलेंस है टेम्परेचर का वो बिगड़ता जाता है। तो इस तरीके से असामयिक ढंग से बारिश का होना, मौसम में देखो असामयिक ढंग से ठंडी का पड़ना, गर्मी आप देखिए बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हीमोग्लोबल वार्मिंग। तो अगर हमको एटमॉस्फेयर को बचाना है तो हमको चाहिए जो हमारे डोमेन्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इन सब चीज़ों को सेफ एंड साउंड रखना होगा। आशा है कि आपको ये सेकंड पार्ट चैप्टर 5 ज्योग्राफी का और सेकंड पार्ट वीडियो आपको समझ में आया होगा। बहुत सारी बातें इसमें क्लियर की गई हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।